with some very promising filmmakers, and it has been a great experience, and I hope all of you agree with me on this. And in this session, which is the second last session of day 8 of the 2-week online interdisciplinary refresher course on cinema, society, and education, I, Shubha Dwivedi, welcome all of you to a session with Mr. Rakesh Kumar, who is a very promising director and actor. Mr. Rakesh Kumar began his career as an assistant director with eminent names such as Padma Shri, A.K. Beer, and Astik Dalai. He has received widespread critical acclaim for his work as an independent filmmaker on films such as Kranti Shala, Regret, and Avyakt, and The Coffee, which have been nominated and awarded at numerous film festivals in India and abroad. In 2020, his film Noble Peace, which he co-directed with Astik Dalai, received the Dada Saheb Phalke Award for Best Film Jury. He has a long history with theatre, and it goes back all the way to ARSD College, of which he is an alumnus. And we are proud of having him here with us today for this session. He has directed a number of plays with great social relevance, including Ranjit Kapoor's Chainpur Ki Dastan, Narendra Kohli's Shambhuk Ki Hatya, and Shankar Sheth's Ek Aur Dronacharya. Now, before I invite him for the screening and discussion that will take place over his film Kranti Shala, I would like to welcome Mr. Rakesh Kumar. And we are grateful to him that he has very kindly agreed to spare his valuable time for this session. And over to you, Mr. Rakesh Kumar. Thank you so much for being here with us today. Thank you so much, Shubha ma'am, कि आपने इतनी खूबसूरत बातें मेरे लिए कही और इतनी बातें आप लोगों ने पूरे लोगों को बताई। मैं थोड़ा सा आपकी बातों में सही कह देना चाहूँगा कि मैं पेशे से डायरेक्टर हूँ। एक्टर आपने बोल दिया तो उसमें सोनी पे सुहागा आपने जोड़ दिया, एक्टर नहीं हूँ, माफ कीजिएगा इस चीज के लिए। और दूसरा ये कि मैं जो भी आपने मेरा परिचय बताया उसमें मतलब जो एक फिल्म थी उसमें मैं को डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो ये गलत संदेश जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे मतलब बस आपको बता देना चाहता था। I apologize for the confusion and thanks for correcting me. थैंक यू सो मच। तो आपका सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे इतना खूबसूरती से मेरा परिचय कराया। इसके साथ ही साथ मैं ARSD कॉलेज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका दिया और मुझे और मेरी फिल्म को आपके साथ एक बात करने का मौका दिया कि मैं आज आपके साथ जुड़ पाऊं और अपनी बात कह पाऊं। इसके अलावा झा सर को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने न केवल मुझे पढ़ाया है बल्कि उन्होंने डांटा है, प्यार किया है, उनका सानिध्य हमेशा से मेरे साथ रहा है। तो एक शिक्षक के लिए मतलब मैं स्टूडेंट होकर मैं जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, आज उनके सामने अगर मैं 2 बातें बोल रहा हूँ या फिर उनके सामने आज 2 बातें कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका पूरा क्रेडिट जीके झा सर को जाता है कि आज उन्होंने मुझे फिर आप लोगों के मतलब एक तरह से आप लोगों के बीच में खड़ा किया। तो झा सर आपका मेरा सादर नमन और धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। विनीता मैम का भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस तरह के कार्यक्रम में पूरी तरह जिस तरह से सफलतापूर्वक आप ये कार्यक्रम चला रही हैं और मुझे अपनी बात कहने का मौका दे रही है, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बाकी तमाम श्रोता जो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो उनका भी धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं और मुझे एक मौका दे रहे हैं कि मैं आपसे अपनी बात कह सकूं अपने फिल्म के थ्रू। तो सबसे पहले क्योंकि हम विषय पर ही आते हैं और विषय से संबंधित ही बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि हमारा विषय जो है सिनेमा है और सिनेमा के साथ समाज जुड़ा हुआ है और समाज के साथ शिक्षा, तो चूंकि सिनेमा, समाज और शिक्षा तीनों एक मतलब दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक साथ ही बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिनेमा के ही तरफ बात करते हैं क्योंकि मैं खुद एक सिनेमा का विद्यार्थी रहा हूँ और सिनेमा में मैंने खुद पढ़ा और सीखा है, तो मैं सिनेमा के थ्रू समाज और शिक्षा कैसे जुड़ी हुई है उसके बारे में बात करूंगा और देन फिर हम अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग करेंगे और देन आपके मन में जो भी सवाल आएंगे और जो भी आप उस
फिल्म से संबंधित आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं जरूर आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चूंकि मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ और सिनेमा का जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो सिनेमा में सबसे अहम होता है वो फिल्मकार, वो फिल्म मेकर जिसने उस दुनिया को रचा, उस देश काल और वातावरण को हमारे आंखों के सामने पेश किया। तो अगर सिनेमा अगर हम वाक़ई में ही किसी को दिखाना चाहते हैं और सिनेमा से हम सचमुच किसी को जोड़ना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमें उस फ़िल्मकार को देखना चाहिए, उसकी फ़िल्मों को समझना चाहिए, उसके फ़िल्मों से हमें खुद को मतलब जोड़ना चाहिए ताकि पता चले कि वो किस तरह का सिनेमा कह रहा है और किस तरह के सिनेमा कह के उसने क्या सोसाइटी हमारे सामने पेश की है। तो अगर हम बात आगे बढ़ाएँ और अपनी बात को इस तरह से थोड़ा इंटरैक्टिव वे में लेकर आएँ, तो मेरे ख्याल से लगता है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को कह पाएँगे। तो अगर मैं आज अपने एक फ़िल्म मेकर के तौर पे अगर आपको कुछ सिनेमा की अलग-अलग दुनिया दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप उससे मतलब ज़रूर जो भी बात है आप मुझसे बात कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं एक फ़िल्म मेकर का नाम लेना चाहूँगा, वो है राजकुमार हिरानी। और राजकुमार हिरानी आज के संदर्भ में बड़े प्रासंगिक हैं, उनकी फ़िल्में बड़ी प्रासंगिक हैं और वो किस तरह से उन्होंने एक पूरी दुनिया तैयार की। अपने फ़िल्मों के माध्यम से राजकुमार हिरानी ने जो दुनिया तैयार की और जिस तरह से उन्होंने अपनी फ़िल्मों के माध्यम से जो कहानी कही, वो कितनी प्रासंगिक है उसकी हम बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने एक फ़िल्म देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस। अगर आपने देखी है तो ज़रूर प्लीज़ मुझे अपनी बात कहिएगा कि हाँ, मैंने देखी है। तो मुन्ना भाई हम सभी ने देखी है? Yes, yes, all of us. I think most of us जी, are familiar. जी। तो अब मुन्ना भाई एमबीबीएस में जब राजकुमार हिरानी जब ये कहानी मतलब कहने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने उनके पास कहने के लिए बहुत से तरीके थे। बहुत सीरियस ड्रामा के तौर पे भी कह सकते थे और एक संजीदा कहानी कहने का संजीदा तरीका भी होता है। लेकिन उन्होंने हास्य व्यंग्य का एक मतलब तरीका चुना और उन्होंने अपने हास्य व्यंग्य से उस कहानी को हमारे सामने पेश किया। तो हास्य व्यंग्य से हुआ क्या कि वो कहानी हमारे दिलो-दिमाग में चढ़ गई, क्योंकि हम हँस रहे थे और हँसने की वजह से हम एंगेज थे उस कहानी के साथ। तो जब हमारी एंगेजमेंट आ गई उस कहानी के साथ और हम उस एंगेजमेंट के साथ जब कहानी के साथ जुड़ गए, तो उस कहानी में जो मतलब जो समाज था, उस समाज की जो समस्या थी, वो कहीं न कहीं सीधा हमारे दिलो-दिमाग पे आ जाती है। तो अगर आपने मुन्ना भाई देखी है, मुन्ना भाई एमबीबीएस और उनकी पहली फ़िल्म एज़ अ डायरेक्टर और मतलब एज़ एडिटर भी वो खुद करते थे। तो जब उन्होंने कोई कहानी कही हमारे सामने एज़ अ डायरेक्टर, तो वो सिर्फ़ मुन्ना भाई एमबीबीएस कह के खत्म नहीं किया उन्होंने। उन्होंने पूरे मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात की, कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में किस तरह से वो कालाबाज़ारी होती है, किस तरह से मेडिकल इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद लोग किस तरह से फर्जी मेडिकल इंस्टीट्यूट और क्या कहते हैं अपने क्लिनिक खोल देते हैं। तो कहीं न कहीं एक फ़िल्मकार अपने समाज में जो घटित हो रहा था उसको देख ही रहा होता है और उसकी समस्याओं को समझता है कि हाँ यार ये ऐसी चीज़ है जो मुझे कहने की बहुत ज़रूरत है आज के दिन में। तो जब मैं राजकुमार हिरानी की बात कर रहा हूँ और उनके फ़िल्मोग्राफ़ी की बात कर रहा हूँ कि हाँ, अपनी फ़िल्मों के माध्यम से उन्होंने एक दुनिया रची है, एक समाज को हमारे सामने पेश किया है। तो जब पहली फ़िल्म उन्होंने कही, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में अपनी बात को बड़े ही मतलब सटीक अंदाज़ में कह के हमारे सामने लेकर आए। और ठीक वहीं पे जब वो उसके बाद जब दूसरी फ़िल्म की तरफ जाते हैं और दूसरी फ़िल्म उनकी मुन्ना भाई एमबीबीएस लगे रहो मतलब लगे रहो मुन्ना भाई, वो उसी का सीक्वल होती है। तो उसमें भी वो लगभग उसी तरह की बात करते हैं। लेकिन जब इस फ़िल्म के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, तो आप सोचिए उन्होंने अगली फ़िल्म कही थ्री इडियट्स और मेरे ख़्याल से आप सभी लोग थ्री इडियट्स से भी जुड़े हुए होंगे। आप सभी लोगों ने थ्री इडियट भी ज़रूर देखी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए एक व्यक्ति जो एक डायरेक्टर जब वो कहानी कहने की कोशिश कर रहा है तो पहले वो मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करता है लेकिन जब वो थ्री इडियट पे जाता है तो थ्री इडियट्स उसने किस दुनिया की बात करने की कोशिश की किस प्रॉब्लम की बात करने की कोशिश की अपने फिल्म के माध्यम से अगर आप सोच पाए तो एजुकेशन के पूरे सिस्टम को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया कि भाई देखो एजुकेशन सिस्टम में आज बहुत सी चीजें बदल गई हैं मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर पास होना बहुत उपलब्धि का काम नहीं है। फोटोग्राफी भी वहाँ पे एक ऑप्शन है। वहाँ पे आपकी कबड्डी भी एक ऑप्शन है, खेल की दुनिया भी एक ऑप्शन है और एआरएसडी में खास तौर पे मैंने इस चीज़ को तो बहुत करीब से देखा है
कि 2003 से 6 तक जब हम लोग थे वहां पे, तो झा सर ने तमाम तरह की गतिविधियों में बहुत एक्टिवली चीजों को देखा और आज तक लगातार कर रहे हैं। तो मैं ये चीज को खुद महसूस करता हूँ कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो इसी का देन है। तो जब राजकुमार हिरानी अपने फिल्म 3 इडियट से आते हैं, तो पूरे एजुकेशन की बात करते हैं, उस एजुकेशन को बताते हैं कि देखो ये वर्तमान समय में ये एक गंभीर समस्या है, और ये बात सिर्फ आप डिस्कशन के तौर पर लेकर आ जाओ और किताबों में आप उनसे बोल दो, तो शायद वो उतनी उतर कर ना है जितनी 3 इडियट के माध्यम से, मतलब सिनेमा के माध्यम से, उस तरह का सिनेमा क्रिएट करने के माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई दुनिया, मतलब एक नई सोच दे दी। तो ये फिल्म मेकर बड़ा हो जाता है, यहाँ से फिल्म का दायरा बड़ा हो जाता है। तो जब हम मेडिकल से हम पहुंचे एजुकेशन की तरफ, अब सोचिए एजुकेशन के बाद भी वो व्यक्ति ठहरता नहीं है, वो फिल्मकार कितना बड़ा हो जाता है जब वो अगली फिल्म लेकर आता है। और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई अगली फिल्म का नाम बताएं। अगर आप मतलब थोड़ा सा भी अगर आप फिल्में देखते हैं और आप फिल्मों से आपका लगाव है, तो राजकुमार हिरानी की जरूर इस फिल्म का नाम जानते होंगे। मैं नाम बोलूंगा, आप तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगे उसको। पीके आपने सुना है? हमें क्लू दीजिए, हमें क्लू दीजिए। सर मैम, पीके का नाम सुना है आपने? यस यस यस, ये तो सारी ग्राउंड ब्रेकिंग मूवीज हैं और हम सभी ने देखी हैं और सभी ने एंजॉय की है। तो आई थिंक हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स सहमत हैं आपसे, आप जो बता रहे हैं हमें। तो अब देखिए, उन्होंने पीके से धर्म की बात की, रिलीजन की बात की। अब एक फिल्मकार जब अपने कहानियों को ढूंढना शुरू करता है, अपनी कहानी कहने के लिए वो दुनिया बनाता है, वो काल्पनिक दुनिया ही बना रहा हो सकता है कि आजकल हम रियलिस्टिक सिनेमा की बात करते हैं, वो उतनी रियलिस्टिक ना हो, लेकिन उसने कल्पना करके एक समाज का एक ऐसा मतलब एक ऐसी कहानी कहने की कोशिश की जो हमारे इर्द गिर्द है। तो कहानियां कहाँ से आएंगी? इन्हीं के आसपास से आएंगी। तो जब राजकुमार हिरानी मतलब मुन्ना भाई एमबीबीएस बना रहे हैं, जब वो 3 इडियट बना रहे हैं, और देन उसके बाद जब वो अगले फिल्म पहुंच जाते हैं पीके में, तो उन्होंने धर्म को पकड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंदू धर्म अपनी मान्यता के साथ बढ़ता है, मुस्लिम धर्म अपनी मान्यता के साथ चलता है, सिख और ईसाई सब अपने अपनी मान्यता के साथ चल रहे हैं। तो उन्होंने किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने एक ऐसे किरदार को लेकर आए, एलियंस को, जिसको धर्म का मतलब ही नहीं पता। अगर वो एलियन नहीं होता तो उसके लिए वो धर्म जुड़ जाता उसके साथ, और इसीलिए वो बड़े फिल्म मेकर हो जाते हैं। तो मैं आपको सिनेमा को, क्योंकि जब हम सिनेमा समझ पाएंगे तो सिनेमा के साथ वो समाज हमारे सामने मेरे ख्याल से डायरेक्ट उभर कर आ जाएगा। हम समझ पाएंगे कि हाँ यार, वो किस तरह का सिनेमा है, किस तरह का समाज है, और किस तरह उन्होंने अपने सिनेमा में जो समाज दिखाया है उससे किस तरह की शिक्षा देने की कोशिश की है। क्योंकि हम आज हमारा विषय भी यही है, सिनेमा, समाज और एजुकेशन। तो ये तीनों चीजें आप देखेंगे कि साथ साथ चल रही है, और इस फिल्म मेकर ने तीनों चीजों को बहुत बारीकी से पकड़ा है। कितना गंभीर अध्ययन होगा राजकुमार हिरानी का अपने सोसाइटी को लेकर कि उन्होंने इस तरह की कहानियां कही। अब 3 इडियट एजुकेशन से आगे बढ़े और मतलब पीके में आए, और पीके से जब वो आगे बढ़ते तो मेरे ख्याल से एक और फिल्म से आप जुड़ जाएंगे। मैं तुरंत उनका लास्ट फिल्म का नाम लूंगा जो उन्होंने लास्ट डायरेक्टेड की थी, और वो फिल्म थी, आप संजू का नाम सुना है आप सभी लोगों ने? संजू, जो सलमान खान के बायोपिक थी जिसमें रणवीर कपूर ने अभिनय किया था। आप मेरे ख्याल से आप सभी लोग सहमत होंगे। आई और थिंक संजय दत्त का बायोपिक, बायोपिक, यू आर टॉकिंग अबाउट जी द जी जी बायोपिक जी ना? जी 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 जी। तो अब सोचिए कि संजय दत्त की बायोपिक के थ्रू उन्होंने बॉलीवुड को पकड़ लिया। अब एक आदमी मेडिकल की हिस्ट्री उठा देता है, एजुकेशन की हिस्ट्री को पकड़ लेता है, धर्म को पकड़ लेता है, बॉलीवुड को पकड़ लेता है। ये फिल्म मेकर क्या है? इसकी समझ क्या है? इसका सिनेमा क्या है? इसीलिए कोई फिल्म मेकर जब वो बड़ा बनता है और बड़ा बनकर मतलब हमारे दिलों पे वो राज करता है, तो वो ऐसे ही राज नहीं कर रहा। उसने 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाई, और 2006 में जाके वो मतलब उसी का सीक्वल बना रहा है। मतलब 3-3 साल ले रहा है एक फिल्म मेकर अपनी कहानी कहने के लिए। और 2003 से आज 2021 में कहूँ, उसकी टोटल कितनी फिल्में हैं? मुन्ना भाई लगे रहे, मुन्ना भाई, फिर 3 इडियट,
फिर उसके बाद मतलब पीके और देन संजू, टोटल 5 फिल्में बनाई हैं उसने 2003 से 2021 के समय में। तो वो बहुत ही संजीदा फिल्म मेकर है और उसने जो भी कहानियां कही बहुत सोच समझ कर कही। तो अब जब हम सिनेमा और मतलब समाज की बात कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बन जाता है, जब एज एजुकेटर हम बच्चों से बात करते हैं या फिर हम लोग उनके सामने जाते हैं, तो हमारा जो सिनेमा है कितना बड़ा हो चुका है और हमें हमारे जो बच्चे हैं वो कितने एडवांस है हमसे। वो एक्चुअल में यही दौर से गुजर कर आ रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोगों को जो सिनेमा है और सिनेमा के जो मतलब उस सोसाइटी है उसको मैं आपको बता पा रहा हूँ या फिर मैं आपको समझा पा रहा हूँ और आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज जरूर कहिएगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप आगे बढ़िए राकेश जी। ये रिफ्रेशर कोर्स करीब 300 टीचर्स जो हमारे साथ अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग शहरों के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, वहां से जुड़े हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मूवीज से खुद को दूर रख सकता है। ये बहुत ही एक अलग करेक्ट। तरह एक्सपीरियंस है। ये हमारे चाइल्डहुड और अपब्रिंगिंग और इसके साथ साथ चलता हुआ मतलब आगे बढ़ता है। तो मतलब हम सभी का जो मूवी वॉचिंग का एक्सपीरियंस है वो भी ग्रो करता है विद टाइम। सो हम सभी आपसे सहमत हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। आप प्लीज अपना व्याख्यान जारी रखिए। वी वुड जी लाइक टू शुक्रिया। हियर मोर ऑफ यू। यस प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से मैं एक सिनेमा को मैंने आप लोगों के सामने एक दिखाने की कोशिश की कि सिनेमा किस तरह से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह से वो सोसाइटी को लेके चल रहा है और सोसाइटी को जो सिनेमा मतलब जो हम अपने सिनेमा के तरफ अपने सोसाइटी को जो दिखा रहे हैं उसके थ्रू कुछ ना कुछ एक एजुकेशन हमारे सामने जरूर आ रही है। तो अब चूंकि हमने थोड़ा सा एक फिल्म मेकर का जो सिनेमा समझा, तो मैं ठीक उसी तरह मैं अपनी फिल्मों की भी बात करूं और मैं अपनी फिल्म के थ्रू भी मैं अपनी बात बताऊं कि मैं किस तरह का सिनेमा कहता हूं और मैंने किस तरह से अपने सिनेमा को देखा है। तो खास तौर पर मेरी फिल्म जो है वो डॉक्यूमेंट्री है और क्योंकि जो मैंने अभी तक जिन फिल्मों की बातें की वो सारी फिक्शनल हैं और मतलब उन्होंने एक कल्पना के माध्यम से ऐसी घटना दिखी होगी और घटित होते हुए उन्होंने ऐसे से ऐसे दुनिया रची और उसमें एक काल्पनिक किरदार रचा और उस तरह से उन्होंने एक पूरी 3 घंटे की कहानी कह दी। तो वो एक फिक्शनल कहानी होगी और आप कल्पना के माध्यम से उन्होंने आपको एक दुनिया दिखा दी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री होती है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट करना होता है। अब जब आप किसी चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं तो मतलब उसमें फैक्ट्स की जरूरत होती है। अधिकतर टाइम हम लोग जब हम डॉक्यूमेंट्री बनाने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं लेकिन हम न्यूज बना देते हैं और वो न्यूज रिपोर्टिंग हो जाती है। तो आपका डॉक्यूमेंट्री बनाना वहीं पे फेल हो जाता है। खासतौर पर जब हम थोड़ा सा इसको और टेक्निकली मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो हमने देखा होगा कि जो प्ले होता है, जो थिएटर जो होता है वो किसी तरह मतलब अगर आप उसको समझे तो 50% उसमें डायलॉग होते हैं और 50% सेट लगा होता है पीछे। तो वो 50% ऑडियो विजुअल का मीडियम हो, 50% ऑडियो और 50% विजुअल है। वैसे ही जो रेडियो नाटक है वो 100% मतलब वो ऑडियो का मीडियम है। लेकिन जब आप सिनेमा की बात करते हैं और सिनेमा चूंकि आप बनाने जा रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में अगर बन भी रहा है तो अगर मैं उसको इंफॉर्मेशन के तौर पर सिर्फ न्यूज की तरह एक लोकेशन दूं और आपको दिखा दूं कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन है, वो न्यूज है, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब ये है कि आप डॉक्यूमेंट करें किसी चीज को और जब आप किसी चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसमें फैक्ट्स की बात करेंगे, रियलिटी की बात करेंगे, क्या फैक्ट्स है, क्या सच्चाई है जिस मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, लेकिन यही मुद्दा क्यों, इस मुद्दे में ऐसी क्या खासियत है जिसके बारे में आज हम बात छेड़ना चाह रहे हैं। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक ऐसे ही मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है लेकिन बड़े ही दबे स्वरों में, उसकी गूंज हमारे तक पहुंच नहीं पा रही। और मुझे लगता था कि ये एक सही माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज को आज आप तक पहुंचा सके और आपके माध्यम से पूरे देश तक ये आवाज पहुंचे कि हाँ यार ये बात तो होनी चाहिए थी, इस विषय पर बात हम कर सकते हैं। तो मेरा जो विषय है, चूंकि मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री है और मैंने जिस चीज को डॉक्यूमेंट किया है वो देश के पहले कन्या विद्यालय की बात करता है। अब देश का पहला कन्या विद्यालय, देश का पहला मतलब इंडिया फर्स्ट वुमेन्स स्कूल कहाँ पर है?
हम में से कितने लोगों ने उसको देखा है? आज देखिए, हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण, लेकिन महिला सशक्तिकरण का केंद्र तो वो वही स्कूल होगा ना, जहाँ से पहली बार घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर कोई लड़की उस स्कूल में कदम रखा होगा। अगर वो कदम उस समय नहीं उठाया होता, आज से 1848 में 1848 में, मतलब 1 जनवरी 1848 को पहली बार इस देश में एक इंडिया मतलब भारत में पहली भारतीय कन्या विद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन हम लोग शायद परिचित हैं या नहीं है, पता नहीं। हमने उस स्कूल को देखा है कि नहीं देखा, और वो आज कैसा दिखता है, उसकी क्या इमेज है, उसकी क्या खूबसूरती है, वो हमारी विरासत है, किस तरह से हम उसको देख रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि आप सभी लोग कम से कम उस स्कूल को तो जरूर देखना चाहेंगे कि वो कौन सा है देश का पहला स्कूल। देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए कि देश का पहला स्कूल कन्या विद्यालय, मतलब मैं सामान्य स्कूल की बात करूं, मैं देश का पहला कन्या विद्यालय की बात कर रहा हूँ, जहां से ये वुमेन स्त्री शिक्षा का आविर्भाव हुआ। तो अच्छा, एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। हम 7 सितंबर को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं एज ए इंडिया फर्स्ट टीचर के तौर पे, है ना। मतलब वो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम उनको देश का राष्ट्रपति के तौर पे भी याद करते हैं। लेकिन वो तो 5 सितंबर 1988 को उनका जन्म हुआ था, 1888 को। लेकिन 1888 से पहले 1848 में एक महिला ने उस स्कूल की स्थापना की थी, और आप सभी लोग परिचित भी होंगे, नाम सुना होगा, सावित्रीबाई फुले। बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। अब सावित्रीबाई फुले को हम इंडिया का पहला शिक्षिका के रूप में जानते हैं, कि उन्होंने हमारे देश में इंडिया फर्स्ट एजुकेशन के तौर पे हमारे सामने आई, और उन्होंने उस स्कूल की स्थापना की जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि वो दौर क्या रहा हो। 1848 में किसी लड़की को घर के चार दीवारी से बाहर निकल जाना कोई आसान काम था। आज हम अलग अलग स्टेट में जाते हैं, अलग अलग कंट्री में चले जाते हैं अपने एजुकेशन के लिए, और सबको उस तरह की छूट है। लेकिन ये उस महिला की देन है, सावित्रीबाई फुले की। और जब ये महिला जो सावित्रीबाई फुले जी थी, उन्होंने जब इस तरह का स्कूल खोला, तो लोग उनपे बहुत सारे कीचड़ फेंकते थे, गाली गलौज करते थे, बदतमीजी करते थे। ये सब हमने सुना होगा, ये सब आम बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हैं, 5 सितंबर टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो इंडिया फर्स्ट फीमेल टीचर है, इंडिया फर्स्ट फीमेल टीचर, हम उसको भूल क्यों जाते हैं? और भूल तो गए, चलिए ठीक है, याद, अब मुझे नहीं पता कि हम 3 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं क्या? तो महाराष्ट्र में हम बालिका दिवस के रूप में मना लेते होंगे, पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन इंडिया में हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं क्या? नहीं मनाते। हैरानी है। तो मैं उन्हीं के द्वारा स्थापित पहला जो इंडिया फर्स्ट स्कूल जो था, उसके ऊपर मैंने इस फिल्म को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, और मैंने दिखाने की कोशिश की है कि वो विद्यालय जो उस दौर में बना था, और उस दौर में हमने स्त्री शिक्षा का केंद्र बिंदु मानकर उससे आज हम वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और हम अपनी बात को बड़े धड़ल्ले से कई जगह पे रखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हमें हक मिलना चाहिए। लेकिन उस महिला को याद करके ही हम अपनी बात कह पाएंगे। तो ये जो फिल्म है, ये पोएटिक फिल्म है, और इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको उस स्कूल को दिखा पाऊँ, और उस स्कूल को दिखाने के साथ साथ मैं आपको बता पाऊँ कि उसकी क्या स्थिति है, और क्या उस स्कूल को जो उसका जो हक है, या जो वो स्कूल डिजर्व करता है, क्या उसको वो हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आज हम 300 लोग उस स्कूल को देखकर अपने साथ ये बात लेकर जाएं, तो मुझे लगता है कि शायद हमारे सबसे खुशी की बात ये हुई कि हमने किसी एक ऐसे मुद्दे पर बात की जो कहीं दबा हुआ था। तो मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा देर इंतजार ना करें, और क्रांतिशाला द रेवोल्यूशनरी स्कूल, उस स्कूल को देखें,
जो उस समय बनना था और आज किस स्थिति में है। तो रविंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप अगर फिल्म चला दें हम सभी के लिए तो हमें खुशी होगी। राकेश जी, मैं थोड़ा सा बस इसको सेट कर रहा हूँ वीडियो को। आप अगर 5-7 मिनट मुझे दें, थोड़ा सा ग्लिच आ गया है। 5-7 मिनट अगर आप थोड़ा सा और इस जी पे डिस्कस करें तो मैं पीछे पीछे इसको सेटअप कर राकेश दूँ। जी, जी 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 हम ये जी। जानना चाहेंगे कि इस विषय पे मूवी बनाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे ये थॉट आया आपको कि इस विषय पे ये मूवी बननी चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है कि मुझे भी लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये अचानक जब इतना दबा हुआ विषय है और लोगों को पता ही नहीं, तो अचानक मेरे दिमाग में कैसे ये बात आ गई। तो चूंकि मैं एफटीआई में पढ़ रहा था और एफटीआई में पढ़ने के दौरान मुझे कहा गया था कि आपको एक एक्सरसाइज करनी है, एक फिल्म बनानी है, डॉक्यूमेंट्री। तो आप अपने जो भी मतलब आपको लगता है कि जिस पे आप अपनी कहानी कहना चाहते हो तो आप कहिए। तो फिर क्या हुआ कि अब मेरे फैकल्टी ने मुझे कह तो दिया कि आप एक फिल्म बनाइए ऐसे। तो मैं अक्सर बाहर बहुत विजिट करने गया, घूमने गया। तो घूमने के बाद मुझे क्या एक सब्जेक्ट मिला, वो सब्जेक्ट मिला कि हाँ यार, लोगों को हम ना अपने कपड़ों के माध्यम से बहुत इजीली जज कर देते हैं। कि हम कहते हैं कि यार ये ना अमीर है, इसके कपड़ों के पहनावे से हम लोग देख लेते हैं कि यार ये ना अमीर दिखता है, ये गरीब है, और ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि कपड़े बता देते हैं उसके। तो अब मैंने इस तरह का कोई विषय चुना, और जब इस तरह का विषय चुना और मैंने कहा कि अपनी फैकल्टी को बताया कि मैं इस तरह की कोई फिल्म कहना चाहता हूँ, तो कह रही है तो तुम इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हो, ये तो न्यूज ही है, न्यूज का काम है ये तो काम करना। तुम्हारी फिल्म में विजुअल क्या है, जाके कपड़े दिखाओगे मार्केट में कि हाँ ये मार्केट कपड़ा है, और उस कपड़े पे कहीं नहीं लिखा होगा कि ये गरीब का कपड़ा है, इस कपड़े पे कहीं नहीं लिखा होगा अमीर का। ये पहन लेने के बाद वो अमीर का हो जाता है और गरीब का हो जाता है। लेकिन आप तो कपड़े पे फिल्म बनाना चाहते हो, कैसे फिल्म बनाओगे? ये कोई सब्जेक्ट है? आप क्या मतलब न्यूज एंकर बनना चाहते हो या फिर न्यूज दिखाना चाहते हो? तो अब उन्होंने एक तरह से पूरी क्लास के बीच में झकझोर दिया, मतलब एक तरह से सुना दिया कि क्या सब्जेक्ट लेकर आए हो, ये किस तरह का विषय है। तो अब कहीं ना कहीं धक्का लगा आपको उतने लोगों के बीच में कि ऐसा मतलब विषय नहीं है और ऐसा हल्का सा सब्जेक्ट लेकर आप आ जाते हो, मुंह उठा के आ जाते हो। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, ढूंढते हैं कुछ और, मतलब ऐसा चीज ढूंढ के लाते हैं जो वाकई में ही कहने लायक हो। तो फिर इसी तरह मैं थोड़ा सा रिसर्च करता रहा, न्यूज देखता रहा और थोड़ा ट्रैवल करता रहा। तो इस बीच में एक और मुझे एक अच्छी चीज मिली कि एक ऐसा व्यक्ति मिला मुझे जो कम से कम पिछले 20 सालों से एक मंडी है, मतलब उस मंडी में रहता है, और कम से कम उसको 50 से 100 कुत्ते जो हैं वो पिछले 20 सालों से उसका पालन कर रहा है। मतलब जो भी कुत्ते रहे वो उनकी देखभाल करता है। तो मैंने कहा यार, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मतलब 20 सालों से कुत्तों की देखभाल करने वाला कौन है आज की डेट में, अपना घर परिवार छोड़ दिया और अब सिर्फ उन्हीं के साथ रहता है। तो इस पे तो बात कहना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने अपने फैकल्टी को बताया कि इस तरह का एक सब्जेक्ट मुझे दिख रहा है और मुझे लगता है कि इसकी कहानी कहनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है सब्जेक्ट में, आप जाइए एक बार रिसर्च करके आइए। तो अब मैं मतलब गया उस इंसान को ढूंढने में कि चलो यार ढूंढते हैं वो व्यक्ति है कहाँ, जब इतनी कहानियां हैं, उसकी प्रचलित न्यूज है, तो जाके ढूंढते हैं। और जाके जब मैंने देखा तो सही में मुझे मतलब वहां पे वो आदमी मिला और वो कुत्ते मिले वहां पे। मतलब तमाम तरह के लोग आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि मंडी है। तो वो कुत्ता जो अक्सर बाकी सब लोगों पर भौंकता था, और वो इकलौता एक आदमी था जिसके पास सारे कुत्ते आके बैठ जाते थे। तो मैंने कहा ये कैसा मतलब एक अटैचमेंट है, मतलब कुत्ते का और उसके मालिक के साथ, कि वो देखते ही बनता था। तो ये सब चीजें भी मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी फिल्म बनाने के लिए कि हाँ यार, इस फिल्म पे मुझे कहना है, इस पर बात कहनी है। और वहीं से जब मैं मतलब जो मैंने ये पूरा एरिया जो रिसर्च किया और पूरा उस व्यक्ति से मिला, उसको बात भी की, उस डॉग लवर से मतलब। तो उससे बात करने के बाद मैं खुश था कि चलो अब मुझे सब्जेक्ट मिल चुका, मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। मैं वहीं से मतलब वापस आ रहा था। तो वापस आते हुए मतलब जो ऑटो वाला है वो थोड़ा स्मार्ट था, तो बहुत स्मार्ट था। मतलब क्या होता है कि आप किसी नए शहर में जाते हो तो आप उससे परिचित नहीं होते हो, और वो आपको इधर उधर कहीं भी घुमा देता है। तो वो थोड़ा सा घुमाते हुए मुझे उस जगह ले गया जो वो इंडिया का फर्स्ट स्कूल था। और तब मेरी नजर पड़ी कि वहां पे एक यार ऐसा भी कुछ मतलब है जो हमारे आंखों के सामने से मतलब चला गया, लेकिन हमें पता नहीं है।
तो जब मैंने उससे पूछा मतलब वही ड्राइवर से, जो ऑटो वाला ड्राइवर था, उससे जब बात हुई कि हाँ ये क्या है, कैसे है, किस तरह से, तो धीरे धीरे जब वो उसके तथ्य मतलब मेरे आंखों के सामने आने लगे, और देन मैंने अपने साथ के लोगों के साथ जब इस विषय पे बात करना शुरू किया, और उनका जो प्रतिक्रिया आई, तो उन्होंने कहा कि यार डॉग लवर से ज्यादा तो अभी जो संजीदा स्टोरी है वो ये दिख रही है। और वो इत्तेफाकन ही हम गए, हम कोई मतलब प्लान नहीं गए। कुछ चीजें हमारे सामने बहुत प्लान होके नहीं आती, अनप्लान्ड आ जाती हैं। आप ढूंढते हो कुछ, मिल कुछ जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट था, मैं ढूंढे गया था कुछ और लेकर कुछ आया। और जब मैंने इस पे फैकल्टी को कहा, तो मतलब मेरे सामने जो फैकल्टी थी वो खुश थी इस तरह का एक सब्जेक्ट देखने की। हाँ यार, ये तो एक ऐसी चीज है जो मतलब भूचाल ला दिया एजुकेशन सिस्टम में, कि तुमने तो एक ऐसी चीज पकड़ के लेके आ गए। तो मेरी फैकल्टी ने कहा कि आप इस पर फिल्म नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा विवाद का मुद्दा है। अगर आप इस पर फिल्म बनाएंगे तो ये मामला कोर्ट में है। आप कोर्ट पे गए हुए सब्जेक्ट आप फिल्म बनाएंगे, कल को एफटीआई पे बात आ जाएगी, विवाद छिड़ जाएगा इस पे। तो मेरी फैकल्टी इस बात पे सहमत नहीं थी कि मैं इस तरह की किसी फिल्म पे काम करूं। उन्होंने कहा आप डॉग लवर पे ही बनाओ, और मैंने कहा कि मैं डॉग लवर पे फिल्म नहीं बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक हमने उसको मतलब डिस्कशन के लेवल पे बात ऑन की, और मेरे और फैकल्टी के बीच में जब एक कहीं ना कहीं एक मतलब पॉइंट हुआ जहाँ पे हम लोग सहमत हुए, तो हमने कहा कि हम इसको पूरी तरह से मतलब डॉक्यूमेंट्री का नाम नहीं देंगे। उन्होंने मुझसे शर्त कही कि आप इसको पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री नहीं कहेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिर फैक्ट्स की बात आ जाती है। तो उन्होंने कहा आप इसको डॉक्यू ड्रामा कहिए, क्योंकि आपने इसमें कुछ क्रिएट भी किया है। हम आपको हकीकत नहीं दिखा रहे, हम हकीकत के पास लेके जा रहे हैं। वो हकीकत है, लेकिन आप इसे डॉक्यू ड्रामा कह के आप टाल दीजिए, क्योंकि वो सेफ हो जाएंगे। कल को एफटीआई पे कोई आंच नहीं आएगी इस जैसे टॉपिक पे, इस बर्निंग टॉपिक पे। तो मैंने अपने फिल्म पे ना चाहते हुए भी जानबूझ के मतलब एज पर सिचुएशन हमें लिखना पड़ा कि ये डॉक्यू ड्रामा है। और इसमें मैंने फिर जो कुछ विजुअल्स जो आप देखेंगे वो क्रिएटेड है, मतलब वो आपको बिल्कुल हूबहू वो नहीं होंगे, लेकिन कुछ क्रिएटेड है। लेकिन 95% फिल्म ओरिजिनल है। जो आप विजुअल्स देख रहे हैं वो 95% ओरिजिनल है। 5% कुछ ऐसा है जो हमने क्रिएट किया है उस फिल्म में। तो उस 5% की वजह से आप इसे डॉक्यू ड्रामा के तौर पे देखिए। और मुझे लगता है कि शायद ये जो कहानी का जो एक मतलब किस तरह से वो कहानी डेवलप हुई, किस तरह से वो कहानी मेरे सामने आई, और किस तरह से हमने उस पर रिसर्च किया, तो ये एक मतलब कई पड़ाव से होते हुए वो कहानी मेरे आंखों के सामने आई, और देन मैंने इस पर कहानी कही। तो शायद मैं आपको जवाब दे पाया हूँ। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट के पास पहुंचे, और एक आध अन्य विषयों को छोड़ते हुए आपने बिल्कुल एकदम निशाना साधा कि आपको ये इसी विषय पे काम करना है। इससे पता चला कि आपका क्या फोकस था उस समय। बट मैं ये एक प्रश्न है मेरा, मैं ये जानना चाह रही थी कि आज के भी समय में जब एक अच्छा खासा जो परसेंटेज ऑफ यंग गर्ल्स है जो स्कूल जा नहीं पाता, और जो स्कूल जाता भी है, अगर किसी वजह से किसी तरह से उन्होंने ले भी लिया, अगर थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से उन्होंने स्कूल में एडमिशन ले भी लिया, तो वो स्कूल से ड्रॉप आउट भी कर लेते हैं। आपको भी पता होगा, ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी है। हमारे देश के अनेक गांवों में, टाउन्स में, स्मॉल टाउन्स में इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह की विषय को सबके सामने लाना कि कितने सालों पहले एक महिला जब इस तरह के समाज में रह रही थी, जब समाज बहुत रूढ़िवादी था और महिलाओं पर तरह तरह के बंधन थे, और तब उन्होंने स्कूल स्थापित किया, और उनके मन में जो आशा और विश्वास रही होगी कि स्त्रियों के जीवन में बदलाव आएगा या स्त्रियां एम्पावर्ड होंगी तो समाज सुधरेगा। तो ये डेफिनेटली ये विषय एक बहुत ही क्रांतिकारी विषय है, मैं ये कहूंगी। और आपने टाइटल भी बहुत सूटेबल लिया है, क्योंकि ये है ही क्रांतिकारी विषय। बिकॉज अगर कोई भी इस विषय, इस मूवी को देखता है और फिर इसकी हिस्ट्री में जाता है, तो वो कनेक्ट कर सकता है, वो जो लार्जर एजेंडा है, जो लार्जर पर्पस या मोटिव है इसको बनाने के पीछे, वो उससे कनेक्ट कर सकता है। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इस तरह का की मूवी बनाने का जोखिम भरा कदम उठाया, और हम वेट कर रहे हैं कि हम कैसे मूवी के कुछ क्लिप्स देख सकते हैं। रविंदर, आर वी रेडी फॉर द स्क्रीनिंग? yes ma'am, it is ready.
बहुत ही अच्छा विषय चुना आपने राकेश जी मूवी के लिए, और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट भी था सब्जेक्ट का, और इसने कई सवाल खड़े किए हैं हमारे मन में, और आई एम श्योर हमारे पार्टिसिपेंट्स भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे. पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी जी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द movie that we have screened before you, made by Mr. Rakesh Kumar, then you can post your queries in the chat box. आप अपने प्रश्न और अपने ऑब्जर्वेशंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. आपका स्वागत है. राकेश जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जी ये विषय आपने चुना, और मतलब यूजुअली हमें आदत है कि मूवीज में देयर हैज टू बी अ प्रॉपर एंडिंग, मतलब एक दिशा निर्देश मिलना चाहिए मूवी के अंत की जी तरफ. तो इस तरह का कोई कुछ दिशा निर्देश इस मूवी में भी है. होप तो ये भी दे रही है, हमें आशा की तरफ बढ़ा रही है कि हमें आशान्वित होना चाहिए, और हमें एक प्रेरणा भी लेनी चाहिए सावित्रीबाई फुले के जीवन से, और उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो प्रयास था महिलाओं को सुशिक्षित करने का, और जिस तरह के उन्हें बैरियर्स तोड़ने पड़े, जिस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा. ऐसा सुनने में आता है कि वो मतलब उनका यह जो ये जो मूवमेंट था, ये बहुत अप्रिशिएबल नहीं था, बिकॉज उन्होंने कास्ट और क्लास और जेंडर की जितने भी नॉर्म्स थे सभी को तोड़ते हुए ये कदम उठाया था. और ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि हमें हिस्ट्री को जानने का मौका मिल रहा है इस मूवी की वजह से. और उनके पति ज्योतिबा फुले, जो खुद भी बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी एक संकल्पना की थी, और बहुत ही बड़े रैशनलिस्ट थे. दोनों ही पति पत्नी रैशनलिस्ट थे, और किस तरह से वो समाज को आगे की तरफ ले जाने के लिए प्रयासरत थे. और उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा से अपना मूवमेंट स्टार्ट किया. और तो कहीं इस तरह से जो उनके जो स्कूल को आज की जो अनदेखी की जा रही है, जो उसे निग्लेक्ट किया गया है, कैसे दीवारें नीचे गिरी जा रही हैं, और मतलब सब कुछ इधर उधर है. बहुत ही पैथेटिक सीन है. मतलब ये दुख हुआ देख करके कि उनका बनाया हुआ स्कूल इस तरह से निग्लेक्ट हो रहा है, और उसकी कोई देखभाल नहीं है. और कहाँ तो वो एक विश्वविद्यालय भी बन सकता था महिलाओं के लिए, और जहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही महिलाओं को सुशिक्षित करने का जिम्मा लेती, या महिलाएं पुरुष दोनों ही. लेकिन ये एक बहुत ही रिमार्केबल स्टेप है कि एक पुरुष होते हुए आपने इस विषय में इंटरेस्ट लिया और इस समस्या को हमारे सामने रखा. बट आपको क्या लगता है कि मतलब समाज में कुछ परिवर्तन आएगा इस तरह की मूवी बनाने से, इस तरह के विषय को सामने रखने से? और आपने क्या फिर कुछ आगे कुछ प्रयास किए कि ये मूवी लोगों तक पहुंचे और अवेयरनेस आए लोगों के अंदर? मैं सबसे पहले तो आपके सवाल के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस फिल्म को इतने मतलब खुद जुड़ गई कि आपने इस तरह के सवाल किए, क्योंकि इस तरह के सवाल के साथ ये है कि कहीं ना कहीं आप खुद भी चाहते हैं कि इस स्कूल को कुछ ना कुछ एक मिले, भविष्य मिले, आप खुद भी चाहती हैं. और दूसरा ये कि जिस तरह से आप लोगों ने इस फिल्म के साथ जो एक जुड़ाव महसूस किया, या फिर जो उसके प्रति एक जो संवेदना हमारे मन में अभी उभर कर आई है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था. मतलब एक इतिहास में इतना बड़ा मतलब शिक्षा का केंद्र माने जाने वाला जो विद्यालय, जो जिससे आज हम स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, उसको इस तरह से निग्लेक्ट कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए. जो भी कारण, हम उसके राजनीतिक और मतलब दूसरे अन्य कारणों के पीछे नहीं जाते, लेकिन कम से कम वो स्कूल एक हमारी हेरिटेज हो सकता था. उसे हम म्यूजियम ही बना देते, चलिए स्कूल ना, विश्वविद्यालय ना, एक मतलब एक म्यूजियम बना के रख देते, बताते कि ये हमारे देश का पहला स्कूल है जहाँ से इस तरह का कार्य हुआ. लेकिन नहीं. तो मेरा जो मेरी फिल्म की जो पीड़ा है, और जो मेरी जो पीड़ा, वो यही है. तो मैंने इस फिल्म को जिस प्लेटफॉर्म पे भी लेके गया, जहाँ पे भी मैंने इस फिल्म के थ्रू जो बात की, उन सभी लोगों ने इस फिल्म के साथ अपना मतलब एक लगाव तो दिखाया, एक जुड़ाव दिखाया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उस स्कूल को उसकी जगह नहीं मिली. आप सभी लोग इसके साथ आज इत्तेफाक रख रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि आज हम 300 लोग हैं या 200 लोग हैं, हम सभी लोग जुड़ रहे हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि ये विद्यालय बने, या फिर उसका किसी भी तरह से उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए. लेकिन ये तभी संभव है जब हम सभी लोग एक साथ बढ़कर इस तरह के प्रयास करें, या फिर
लोगों को बताए कि नहीं यार आज हमें जरूरत है, तो वो स्कूल जो इग्नोर हो चुका है मेरे ख्याल से दोबारा बनकर आ जाएगा। और मैंने अपने अभी तक के सेशन में मैंने ये जरूर देखा है कि लोगों ने मुझे वादे किए हैं और लोगों ने मुझे अपने वादों के साथ खुद को जोड़ते हुए देखा है। तो एटलीस्ट मेरी फिल्म इस मायने में रेलेवेंट हो जाती है कि आप उससे जुड़ पा रहे हैं, आप उससे मतलब कहीं ना कहीं एक लगाव ले पा रहे हैं कि हाँ यार ये होना चाहिए और आज इसकी जरूरत है, इसकी प्रासंगिकता पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो मेरे फिल्म का महत्व यहीं से बढ़ जाता है। और अगर आप इस तरह का सवाल करें तो मैं और भी गदगद महसूस करता हूँ कि हाँ आप खुद चाहती है। ये विषय बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि आप इस विषय को और लोगों तक लेके जाएं और इससे आगे आने वाली पीढ़ियों को हमारे देश के इतिहास के बारे में भी पता चलेगा और उस सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा जिस पे आज भी बहुत काम होने की जरूरत है, और वो है विमेन एम्पावरमेंट। अब मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगी। हमारे जो चिंतनशील पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे अपने प्रश्न और विचार यहाँ पे व्यक्त किए हैं। तो जी 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 बिल्कुल। योगेंद्र चौबे जी कह रहे हैं बधाई राकेश जी, बहुत ही बेहतरीन फिल्म, एक सधा हुआ काम है, आपको धन्यवाद भी कि आपने ये सच्चाई से इसको दिखाया भी है। धन्यवाद बहुत। रविंदर पंत पूछना चाहते हैं, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड मेकिंग इट अ पोएटिक डिजाइन? हाँ, ये भी एक प्रश्न था मेरे मन में कि इसको आपने कविता के माध्यम से ही क्यों व्यक्त करना चाहे अपनी चिंता को, बाय अ पोएटिक मीडियम? हाँ मतलब ये भी एक बड़ा खूबसूरत प्रश्न है कि एटलीस्ट इसको आप थोड़ा और मतलब वोकल कर सकते थे और थोड़ी बातें करा सकते थे। देखिए पोएटिक कहने का रीजन ये था कि कहीं ना कहीं फिल्म में मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जब लेकर आ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं वो बातें हो जाएगी। जैसे मैं पहले भी कहा था कि मैं न्यूज नहीं दिखाना चाहता था, मैं चाहता था कि फिल्म जो है सिर्फ वही दिखाए जो मतलब हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। तो अगर मैं पोएटिक कहता तो जाहिर सी बात है कि उसमें लोगों को बोलने का मौका कम मिलता और फिल्म की पोएटिक होने से थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। थोड़ा सा आपको सुनने में थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ यार ये फिल्म को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि बातें जो है आप कितनी देर तक सुनोगे, कितनी देर तक आप बातें करोगे या फिर सिर्फ विजुअल्स देखोगे। तो आप कंटिन्यूसली मैं आपको एक दीवार दिखा रहा हूँ, एक उसकी इमेज दिखा रहा हूँ, तो आप एंगेज नहीं होंगे, आपका एंगेजमेंट खत्म हो जाएगा सिर्फ दीवारों से। लेकिन वहीं पे वो जो पोएटिक वर्जन है उसको पुश करता है कि उस मतलब वो जो पोएम आपने जो भी सुनी है, जो भी मैंने उसको जो लिखे हैं वो सारे उस वो चीखती दीवारें, वो दीवारें चीख रही है ना, कुछ कहना चाह रही है। तो मैं उसको डायरेक्ट वे में शब्द नहीं दे सकता, लेकिन वो पोएटिक के थ्रू मैं कह सकता हूँ। कविता के थ्रू मैं बहुत सी चीजें मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन मैं जब डायरेक्ट बात करने जाऊंगा उससे किस मतलब वो उस लड़की को सामने लेके आ जाऊंगा और मैं कहूंगा कि उसके बारे में बात करूँ, तो आपको ये मजा नहीं आ रहा। तो पोएटिक बनाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि एटलीस्ट फिल्म के साथ आपका लगाव जुड़ा मतलब जो जुड़ा हुआ बना रहे। और कहीं ना कहीं फिल्म को कई बातें जो मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता वो मैं कविता के थ्रू मैं कह सकता हूँ। तो उस कविता ने या उस पोएम ने कहीं ना कहीं उस फिल्म को कॉम्प्लीमेंट करने के मेरे बात को कहने का सफल कार्य किया है। तो ये एक उसका कारण था। और मैं जैसे इस पे बारे में और सोच रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये आपने एक सही ही माध्यम चुना, क्योंकि कविता की वजह से आप ये हमें हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये लोकल कॉन्वर्सेशनल बेस्ड अगर ये डिस्क्रिप्शन होता तो ये बहुत मतलब प्रेजेंट में आ जाता और हिस्ट्री से इसका कांटेक्ट थोड़ा सा दूर हो जाता। सो पोएटिक मीडियम इज डेफिनेटली अ बेटर चॉइस फॉर द डिस्क्रिप्शंस एंड द डिस्कशंस। और मैं और प्रश्न लेना चाहूंगी। योगेंद्र चौबे जी पूछना चाह रहे हैं, राकेश जी आपकी नजर में ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या सरकारों के साथ साथ हम यानी समाज भी असंवेदनशील हो गए हैं? हम मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम असंवेदनशील हो गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें हमारे आंखों के सामने आती हैं, लेकिन वो बहुत देर तक रह नहीं पाती। अगर कोई चीज हमारे आंखों के सामने हर रोज आए और बार बार वो हमसे क्वेश्चन करे तो हम जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन बहुत सी चीजें होती है जो आती है हमारे आंखों के सामने चली जाती है। अब हम एक फिल्म देखते हैं, हम फिल्म देखते हैं, एंटरटेन होते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन अगर उस फिल्म ने आपके दिलो दिमाग पे एकदम असर कर दिया तो आप उसको घर से बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ उसका बात करते हो। देन उसके बाद आप लोग उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं यार इसके बारे में कुछ पोस्ट लिखनी चाहिए इस फिल्म के बारे में, आप पोस्ट लिखते हैं। देन उसके बाद आप इसको डिस्कशन में लाते हैं।
तो हम असंवेदनशील नहीं हुए, लेकिन हमारी नजर उस जगह तक पहुंची नहीं है। जैसे ही हमारी नजर पहुंच जाएगी, हम बात करना शुरू कर देंगे, हमारी बातचीत का दायरा बढ़ जाएगा। तो बातचीत होना बहुत जरूरी है किसी भी फिल्म पे, किसी भी विषय पे, और किसी भी इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पे अगर बात होगी, तो मुझे लगता है कि वो ये जो प्रश्न है जो अभी तक हमारे आंखों के सामने नहीं आया, वो बहुत पहले आ चुका होगा। तो क्या वहाँ पे जहाँ पे भी स्कूल स्थित है, वहाँ के जनसाधारण लोग इस प्लेस को विजिट करने जाते हैं? मतलब जैसे हमारे मैं यहाँ दिल्ली मैं में आपको ये आपने बहुत अच्छा एक और बात कही। आपको जानकर हैरानी होगी कि मतलब जो जो जगह है वो, मतलब महाराष्ट्र में पूना जो जगह है, पूना में जो भीड़ेवाड़ा जो जगह है, वो आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक जो है, वो दगड़ूशेठ का मंदिर वहीं पर है, जहाँ पे हजारों लाखों की जनसंख्या, मतलब हर रोज वहां पे मतलब लोग आती जाती है वहां पे। आप सोचिए कि वहां पे दगड़ू शेठ का मंदिर, जो आपने फिल्म में भी देखा होगा कि लड़की जो सामने पीछे से खड़ी है, और जब कैमरा जब मूव होता है, तो आप देखते हैं पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है, और घंटी, और मतलब वो जो पंडित है वो उस तरह का पाठ करते हैं। तो वो सामने मंदिर है, उस मंदिर, मतलब वो पुणे में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और मुझे फिर एक बड़े मतलब एक पीड़ा से कहना पड़ता है कि वहीं पे आप देख रहे हैं कि दगड़ू शेठ का मंदिर है, यहाँ पे ये विद्यालय है, और ठीक वहीं पे उसी के बगल में बुधवार पेठ है, मतलब जैसे आप कोठे के तौर पे जानते हैं। तो वो वहां पे चल रहा है, वो उसके लिए सरकार को नजर नहीं आता है कि हाँ यार, ये कोठा कैसे चल सकता है यहाँ पे। वहां पे मंदिर है, तो मंदिर और कोठा कैसे एक साथ हो सकता है, और वहीं पे इस विद्यालय को आपने इग्नोर कर दिया। तो वहां पे लाखों की संख्या में लोग आते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार हमेशा कहती है कि हम इस पे बात करते हैं, इसको हम सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता ना कि बात हुई और भूल गए, फिर आगे निकल गए। तो ये सालों साल मतलब इस तरह से होते जा रहा है। और कुछ वहाँ के मतलब मैं कहूँगा कि कुछ एनजीओ हैं जिन्होंने 2003 से इसके लिए बहुत प्रयास किए, बहुत फाइट किया, आज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कर नहीं रहे, आज भी फाइट कर रहे हैं कि हाँ उसको जगह मिलनी चाहिए, और उसको जगह दिलाकर रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात अभी तक बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाई, इसे पहुंचाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने तथ्य हमारे साथ शेयर किए हैं। उससे हमें एक जानकारी मिलती है कि किस तरीके से फुले दंपति ने स्कूल को स्थापित किया होगा, एक दृष्टि के साथ और एक फोर साइटेडनेस के साथ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बगल में एक कोठा है कॉर्टिजान्स का जो भी है परफॉर्मिंग प्लेस है, और वो फिर उसके दूसरी तरफ मंदिर है, और वहां पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। और इस तरह की एक प्लेस है जहाँ पे वो सेंटर में, हब में वो एक स्कूल स्थापित करते हैं, और वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग अपने घरों की लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां भेजें। तो उनकी जो दूरदृष्टि थी उसकी तारीफ और सराहना की जानी चाहिए, बट लोगों की जो नैरो माइंडेडनेस है या उनकी अनभिज्ञता है, उसको भी उस पर भी गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो यही सोचती हूँ कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की, उन्होंने दान भिक्षा ले लेकर के उन्होंने उसकी स्थापना की, और इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे देश में स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए बड़े बड़े जो समाज सुधारक लोग थे, वो जो भी रिच जेंट्री होती थी, बिजनेसमैन होते थे, उनके पास भिक्षा याचना करने जाते थे और पैसे लेके आते थे, और स्कूल और विश्वविद्यालय की स्थापना होती थी। तो ये परंपरा रही है, और उसमें उस परंपरा में ही ये एक स्कूल है जिसका इतना ज्यादा नेग्लिजेंस है सरकार की, या क्या हो गया जिसकी वजह से इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, और इसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ, और इसको हेरिटेज साइट नहीं बनाया गया। तो ये एक बहुत ही चिंतापरक प्रश्न है। मैं आपके इस विषय से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ। डॉक्टर राशि मिश्रा कहती हैं, वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री ड्रामा, राकेश जी wanted to know the outcome of your project as it did raise a very sensitive subject. You must have shown this at various platforms, sir. Did anyone take any initiative to take a note of this and work further for the improvement for this historic place? तो कहीं से कोई पॉजिटिव चेंज आया है आपके इस मूवी के बनने के बाद? क्या सिर्फ आपको सांत्वनाएं ही मिलती रही हैं और नहीं, मुझे इस फिल्म को जहाँ भी दिखाया है पुरस्कृत हो जाती है, इसको ऑफिशियल सिलेक्शन मिल जाते हैं, फिल्म डिस्कशन में आ जाती है। ये भी एक बड़ी बात है, मतलब अगर किसी फिल्म पे अचानक आपकी बात होने लगे और लोगों का ध्यान खींच ले,
तो फिल्म कहीं ना कहीं अपने विषय के साथ लोगों को जोड़ लेती है। तो इस तौर पे तो मैंने कहूंगा कि हाँ, मैंने जहां भी इस फिल्म को मतलब इसका मतलब जो दिखाई है फिल्म, आपको जोड़ देती है। तो जोड़ने का काम किया है इसने। फिल्म ने मुझे एक पहचान जरूर दी है, और उस पहचान की वजह से मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो ये फिल्म ही है, फिल्म की ताकत ही है। मतलब इसमें मेरा खुद का कुछ नहीं है, फिल्म है और उसका सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट आप तक पहुंच गया, फिल्म पहुंच गई। और अब लेकिन हम लोग चाहेंगे डिस्कशन हमेशा रहेगा इस पे। राकेश जी की ये विषय आप पुणे के लोगों के बीच में भी ले जाएं, क्योंकि उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी ऐतिहासिक संभावनाओं के बारे में कुछ पता चले, और वो इसके प्रति जागरूक हों और इस जगह को फिर से पुनर्निर्माण करें। तो ही कुछ चेंज आएगा, कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। क्योंकि हम दूर बैठे हुए लोग, हम दिल्ली में बैठे हुए लोग, हम क्या कर सकते हैं? तो जो वहाँ का समाज है, जो पुणे का समाज है, वहाँ के स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आई थिंक वहां तक आपको ये मूवी ले जानी चाहिए, क्योंकि वो ही इमीडिएट चेंज मेकर्स बनेंगे और वो मैं कुछ परिवर्तन मैं लाएंगे। मैं मैं जो भी इसमें कहना चाहूंगा कि मैं इस फिल्म के साथ, जब मैं वहाँ पे जो मतलब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पीएमसी, मैं उनके साथ मिला। उनके साथ मेरी बैठक की। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि ये हम इन कारणों से इस फिल्म मतलब इस जगह को हम नहीं बना पा रहे। अब राजनीतिक जो कुछ बाबा अड़हव है, हालांकि ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए किसी भी व्यक्ति का मतलब इस तरह के मतलब डिस्कशन में, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि कुछ एक स्कोप हमें मिले इस फिल्म के माध्यम से। तो मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला भी हूँ इस विषय पे, बहुत से लोगों से मैंने डायरेक्ट बात भी की है, और उन्होंने अपनी संवेदना जताई है, और वो खुद भी चाहते हैं। मतलब बहुत से लोग डायरेक्ट उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा है कि हम चाहते हैं कि आप इस विषय को लगातार मतलब प्रदर्शित करते रहिए, इस फिल्म को लगातार लोगों तक दिखाते रहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो लोगों तक जाएगी तभी ये निकल कर आएगी। अगर ये आपके घर के चार दीवारी में बंद होकर रह जाएगी तो फिर ये आप उसे भूल जाएंगे। तो जितने भी नेता रहे, जो हिस्टोरियन रहे, या फिर जो पीएमसी वगैरह जो वहाँ के रहे, उन्होंने मैंने मिला हूँ, बात की, और उनको पता है इस विषय में। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी जानकारी में नहीं है, मेरे से पहले भी पता था उनको, और मैंने तो फिल्म के साथ उनके बात मतलब ये बात रखी है। तो अब ये है कि इसके बाद भी अगर काम नहीं कर रहे तो फिर ये एक बड़ी दुखद घटना ही कहूंगा मैं। हमारी एक पार्टिसिपेंट है कृष्ण मूर्ति जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है हम्म। कि जो इस स्कूल से पढ़ी हुई लड़कियां हैं, उनको हम्म। सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और शायद वो आगे आए और अपने एल्मा मैटर को रेस्क्यू करें इसके पुनर्निर्माण में, और इसके पुनर्जीवन के लिए कुछ अपनी भागीदारी दे सकें। इनफैक्ट सबसे पहले तो कृष्ण मूर्ति जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरफ मेरा ध्यान लेकर आई। क्योंकि मैं चाहता था कि जब ये फिल्म बना रहा था तो मैं चाहता था कि उस स्कूल की कोई मतलब स्टूडेंट रही हो, उसका इंटरव्यू करते, उसको लेकर आते। तो इत्तेफाक से क्योंकि 1848 की बात है, तो उनमें से तो कोई जीवित रहे उनके बच्चे ही मिलेंगे आपको। वो क्योंकि ये 1921 का दौर है। जब मैं फिल्म बना रहा था तो वो मतलब क्या कहते हैं 2021 का दौर है। तो जब मैं ये फिल्म बना रहा था तो 2016 की बात है। तो उस समय डायरेक्ट हमें कोई कांटेक्ट में नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने इनडायरेक्ट वे में मतलब थोड़े अपने रिसर्च, क्योंकि मैं इस फिल्म के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मैं कुछ लोगों का मतलब मेरे पास संपर्क जरूर हुआ। मतलब मेरे पास पता चला कि हाँ ये लोग हैं जो उस स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट मिल नहीं पाया, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, जो कि आज तक नहीं हो पाई, क्योंकि उसके बाद से फिर मैं चला ही आया। लेकिन हाँ, ये मैम ने जो कहा कि वो वहाँ के जो एलिमनाई और जो स्टूडेंट्स थे उनके थ्रू हो सकता था, तो अच्छा बात था, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज मेरी बात होती तो शायद वो लोग भी मेरे साथ खड़े होती। जी, आप दूसरे ये प्रश्न की तरफ। विनय प्रकाश जी का ये एक प्रश्न है। सिनेमा इज जॉनरिक स्टाइल ऑफ narrative technology and storytelling, but first it is a literature. My question is how documentary script writing is different from contemporary writing of fiction. Documentary script writing और contemporary fiction writing में आप क्या difference देखते हैं? Documentaries force the journalist to create news related with the issue. Is it true, Dr. Vinay Vikash?
मैं मतलब थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन के तौर पे ही आपको मतलब इसके दोनों अलग अलग विधाओं के बारे में ही बोल देता हूँ कि मतलब आज हम लोग जो भी सिनेमा मतलब देख रहे हैं, जो भी हम कहानी मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सी कहानियां मतलब अट्रैक्ट करती है। जैसे मतलब प्रेमचंद की कुछ कहानी है, उन्होंने अपने समय में जो कहानियां मतलब गढ़ी होंगी और उन्होंने जो कहानियां हमारे सामने पेश की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद भी उस मतलब दौर को देखा होगा, अपने सामने उस तरह की घटनाएं देखी होंगी, लेकिन वो पूरी तरह से मतलब हूबहू घटना नहीं होगी। मतलब प्रेमचंद जी ने भी जो कहा होगा उसमें थोड़ा सा मतलब हेर फेर रहा होगा, तो उसमें वो कल्पना का पुट आ जाता है। और जब आप उसमें कल्पना के माध्यम से एक देश काल और वातावरण आप मतलब गढ़ते हैं, तो वो उसमें मतलब कहीं न कहीं उस देश काल वातावरण के साथ आप उस तरह के किरदार गढ़ने लगते हैं। जहाँ पे आपको एक किरदार हो तो वहाँ पे 4 किरदार और आप गढ़ देते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं आप मसाला, एंटरटेनमेंट और तमाम उस तरह के पहलू को जोड़ने लगते हैं जो फ़िक्शन कहानी के लिए ज़रूरत है। क्योंकि वो एक किसी व्यक्ति की कहानी है और वो बहुत सीधे तौर पे नहीं कह सकते, आप बहुत डायरेक्ट वे में नहीं कह सकते, क्योंकि आप उससे एंगेज नहीं कर पाएंगे किसी को। अगर स्टोरी वो सही तरीके से हमारे सामने आएगी नहीं, तो आप उससे कट जाएंगे। वहीं पे जो डॉक्यूमेंट्री है, वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट करती है, वो डायरेक्ट मुद्दे पे बात करती है, वो सब्जेक्ट पे बात करती है, वो फैक्ट्स पे बात करते हैं कि जो आपने देखा है, जो आपके सामने रियलिटी है, वो उससे बात करिए। तो जाहिर सी बात है कि जो डॉक्यूमेंट्री की जो राइटिंग होगी, वो रिसर्च बेस्ड होती है। फिक्शन की भी रिसर्च होती है। जैसे आप अगर हम कहें कि मिल्खा सिंह पे अगर कोई स्टोरी फिल्म पे काम कर रहा है, तो मिल्खा सिंह में बहुत सारे किरदार जो है वो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल में उनके लाइफ में होंगे। और मेरे ख्याल से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे। मेरे ख्याल से एम एस धोनी आप सभी ने देखी होगी, महेंद्र सिंह धोनी वाली फिल्म। देखिए हम देखिए सभी ने देखी होगी। काफी लोगों ने देखी होगी। जी। अब महेंद्र सिंह धोनी में देखिए वो फ़िल्म इतनी मतलब इतनी खूबसूरती से बनाई है कि उस फ़िल्म के साथ आप सहज ही जुड़ जाते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी उस फ़िल्म में कि महेंद्र सिंह का एक भाई भी है, लेकिन उस फ़िल्म में उनका कहीं भाई दिखाई नहीं देते। तो ये कैसा मतलब कैसा फ़िल्म है? उसमें कहाँ रियलिटी है? तो कहानी जब वहाँ पे परोसी जा रही है, मतलब ख़ास तौर पे फ़िक्शन में, तो वो अपने बाज़ार के पैरामीटर के तहत और मतलब एंटरटेनमेंट के पैरामीटर के तहत इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो उस तरह से बुनी जाती है कि जिसमें एंटरटेनमेंट बना रहे, लोगों का एंगेजमेंट बना रहे और लोग उसके साथ जुड़ते रहे, मतलब फिल्म शुरू करे तो एंड हो जाए। इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट्री देखना थोड़ा ज्यादा असहज लगता है। आप यूज टू नहीं, हमारे ब्लड में डॉक्यूमेंट्री जल्दी घुसती नहीं है, लेकिन फिक्शन घुस जाता है क्योंकि हम उसमें मसाला परोसते हैं, क्योंकि हम उसमें ना अपने अनुसार इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं। हम जानबूझ के वहाँ पे लव दिखाएँगे, रोमांस दिखाएँगे, वो क्रिएट करेंगे ताकि आप उसके साथ जुड़ स्टार्ट टू एंड तक फिनिश कर दें उस फ़िल्म को। तो उसका राइटिंग इन कारणों से बदल जाता है। वो फैक्ट्स होते हुए भी फैक्ट्स नहीं होता। उसमें कल्पना का कहीं न कहीं जो पुट जो मैं शुरू से ही बोल रहा था कि वो काल्पनिक पुट रहता है, वो रहता ही है। और फिक्शन की बात मतलब फिक्शन के बाद जब मैं डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको कंप्लीटली रिसर्च लेके आना पड़ेगा, कंप्लीटली फैक्ट्स लेकर आना पड़ेगा, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, वो विजुअल्स वही विजुअल्स उठाने पड़ेंगे जो रियलिटी है। उसमें कोई तोड़ मरोड़ के रखने का कोई आपके पास विकल्प नहीं है। तो ये डिफरेंट हो, दोनों अलग विधाएं हैं, दोनों का मीडियम अलग है और दोनों का स्कोप अलग है। मैं शायद आपकी बातों का है जवाब कि दे पाऊंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपके विचारों से सहमत हूँ। और मैं एक क्रिटिक को कोट करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि अ कंट्री विदाउट डॉक्यूमेंट्रीज इज अ फैमिली विदाउट फोटो एल्बम्स। सो किसी भी वाह। कंट्री या तो किसी भी देश को समझना हो तो उस देश की डॉक्यूमेंट्रीज को देखने की जरूरत है। वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की कल्चर और उसके जो वेरियस पहलू हैं, जो बहुत सारे पहलू हैं, वो सब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज में। और इसीलिए उसका जो ट्रूथ वाला जो एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्रिएटिव मीडियम है तो थोड़ा बहुत तो फिक्शन चलता ही है। और it just as previous speakers have pointed out that they need to make certain creative choices
एस्थेटिक चॉइसेस, तो कुछ पोएटिक लिबर्टी, कुछ एस्थेटिक चॉइसेस सभी को लेने पड़ते हैं। तो हम सभी ने इस विषय को सराहा जो आपने अपनी मूवी के लिए लिया है, और हम सभी आपको बधाई देते हैं कि आप आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे रेलेवेंट विषयों पर मूवीज बनाएं और उन मूवीज को बहुत सक्सेस मिले और लोग उनके साथ जुड़ें। और इस पॉइंट पे मैं पूरे ARSD फैमिली और रामानुजन कॉलेज टीचिंग लर्निंग सेंटर की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी राकेश जी, कि आपने अपना समय निकाला और हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ इतना एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन किया, एंड काफी नॉलेज दी आपने हमें अपने क्राफ्ट के बारे में, अपने कंटेंट के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। और आज आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर ऑनरेबल प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और राकेश कुमार क्योंकि हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और उनका काम हम देख रहे हैं, और हम उनसे आज इस तरह से आमुख भी हुए हैं। तो सर अपने कुछ आशीर्वाद देंगे राकेश को, और हम सभी पार्टिसिपेंट्स भी उससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। बहुत बहुत बधाई हो राकेश। वेरी गुड इवनिंग सर। इवनिंग। आपने आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी मैंने देखी, जी जी, आप पूरा डिस्कशन और आपका व्याख्यान भी सुना। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। उसमें डॉक्यूमेंट्री है और जो फीचर फिल्म बनती है उसके अंदर, और डॉक्यूमेंट्री का विषय आपने बहुत बढ़िया चुना। स्त्री शिक्षा को लेकर के अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। देश में इसके लिए अभियान तो चल रहा है, लेकिन शायद आपकी डॉक्यूमेंट्री से कुछ और लाभ मिलेगा। जी सर। सवाल आपने उठाए अपने व्याख्यान में, और जो अपनी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जो सवाल उठाए, मुझे लगता है कि उन सवालों को हमें अपने आसपास में ढूंढने की कोशिश, उसका जवाब ढूंढना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। मुझे राकेश बहुत अच्छा लगा, गर्व है कि आपने IIT पुणे से कोर्स करके और फिर इस तरह का आप काम कर रहे हो। खुशी है कि आप इसमें लगे हुए हो, और उम्मीद है कि आने वाले समय में आपकी बेहतरीन फिल्में आपके द्वारा निर्देशित हम लोगों को देखने को मिलेंगी। मेरी बहुत शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने मुझे मतलब इस तरह से फिल्म को सराहा और मुझे काबिल समझा कि यहाँ पे बुलाना एक अच्छी बात थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे इस तरह का मौका दिया कि मैं ऐसे विषय पे बात कर सकूं जहाँ पे बात होना बहुत जरूरी था। तो अब मुझे याद है कि पहले भी स्कूल के टाइम, मतलब कॉलेज के टाइम में जब 2003 का वक्त था, तब भी आपसे सीख रहा था, और आज आपने एक और नई सीख को मेरे और आगे बढ़ा दिया। तो ये सोने पे सुहागा हो गया मेरे लिए कि एटलीस्ट आपके साथ ये आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। और मैंने जितनी भी फिल्में कही हैं, अधिकतर मेरी फिल्में स्त्री विमर्श की बात करती हैं। अन्य फिल्में भी जो मेरी हैं, मैंने 4-5 और फिल्में जो बनाई हैं, लड़कियों के मतलब उस पर ही बात की है। तो मुझे लगता है कि और भी फिल्में, जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी आप कहेंगे, तो मैं अपनी फिल्मों के साथ जरूर प्रस्तुत हूँ, और चाहूंगा कि जो स्त्री विडंबना है और स्त्री की जो एक मतलब परेशानी है वो घर की चार दीवारी के बीच में, वो बाहर निकल कर आए और बात हो सके। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शुभा।